अब्दुल गांव से शहर आया था काम की तलाश में। वो सिर्फ 14 साल का था। भाईजान, आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या? नहीं बेटा, आगे और दुकानें हैं, तुम चाहो तो वहां पूछ लो। अब्दुल आगे बढ़ गया और वो वसीम की दुकान पर पहुंच गया। भाईजान, आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या? काम तो है, लेकिन क्या तुमसे ये मुमकिन होगा? घंटों तक इस खौलते तेल के पास काम करना है। मैं मालपुए फरोख्त करता हूँ और मालपुआ बनाने के लिए इस तेल की कड़ाही के पास ही खड़े रहना होता है। मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं महीने के 5,000 दे सकता हूँ। रहना और खाना भी मैं ही दूंगा। अब्दुल ने सोचा, यकीनन 5,000 बहुत छोटी रकम है, लेकिन कम से कम मैं 5,000 तो घर भेज सकता हूँ ना, क्योंकि रहने और खाने का इंतजाम भाईजान कर ही देंगे। ठीक है भाईजान, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर। वसीम अब्दुल को अपने घर ले गया। ये अब्दुल मियाँ हैं। आज से ये हमारी दुकान पर काम करेंगे और यहीं हमारे साथ रहेंगे। ठीक है अब्दुल मियाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है आपा। आफरी ने अब्दुल को खाना दिया और उससे गुफ्तगू करने लगी। अब्दुल को सोने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया। वसीम भाई और आपा दोनों बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरी कमाई कम हो रही हो, लेकिन दोनों मेरे खाने और रहने का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी वसीम भाई से काम सीखना होगा। अब्दुल खुश था। अगली सुबह अब्दुल और वसीम दुकान पर पहुंचे। अब्दुल ने दुकान में झाड़ू लगाई और वसीम मालपुए बनाने की तैयारी करने लगा। देख बेटा, रोज इस कड़ाही को अच्छे से साफ करने के बाद ही इसमें तेल डालते हैं। जी भाईजान। वसीम ने कड़ाही साफ की और उस बड़ी सी कड़ाही में ढेर सारा तेल डाला। अब इस तेल के खौलने तक इंतजार करना है। तब तक हम मालपुए के लिए आटा घोलेंगे। वसीम ने अब्दुल को मालपुए का आटा घोलना सिखाया। अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इस आटे को तेल में छोड़ना एक हुनर है। अब्दुल कड़ाही के नजदीक आया। बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, इसका एक भी छींटा इंसान के जिस्म को जला सकता है। या खुदा। वसीम ने बड़ी होशियारी से आटे को तेल में छोड़ा। ये देखो, ऐसे ही फासला रख के चम्मच से धीरे से आटा तेल में छोड़ना, वरना तेल का छींटा उड़ेगा। वसीम ने कई मर्तबा करके दिखाया। अब मैं कोशिश करूं? हाँ, लेकिन होशियारी से। अब्दुल ने जैसे ही मालपुए का आटा तेल में छोड़ा तो झट से तेल का छींटा उड़ के उसके हाथ पर पड़ा। क्या हुआ? वसीम ने अब्दुल के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा तो तेल के छींटे उसके हाथ में बड़ा सा फोड़ा हो गया था। इसीलिए मैंने कहा था कि होशियारी से करना। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है भाईजान। अब्दुल के फोड़े पे जलन हो रही थी और दर्द भी। एक काम करो, तुम घर जाकर आराम फरमाओ। नहीं भाईजान, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है, फिर तेल से जरा फासला रखना। अब्दुल अंदर काउंटर पर बैठ गया और वसीम रोज की तरह मालपुए बनाने लगा। अब्दुल इन मालपुओं को पैक करके खरीदारों को देने लगा, लेकिन अब्दुल को बुरा लग रहा था कि वसीम भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगली सुबह दुकान खोलते ही अब्दुल ने काम शुरू कर दिया। उसने दुकान साफ की, कड़ाही साफ की और फिर कड़ाही में तेल डाला। अब्दुल, अब तुम तेल की कड़ाही से फासले पे रहो। नहीं वसीम भाई, आज तो मैं मालपुआ तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन आज जरा हल्के हाथ से डालना। ठीक है भाईजान, मैं ख्याल रखूंगा। वसीम ने मालपुए का आटा घोल दिया और फिर वो कड़ाही के पास आया। अब्दुल मियाँ, आराम से। जी। अब्दुल ने बहुत हल्के हाथ से तेल में मालपुआ डाला। इस मर्तबा उसने सही तरीके से डाला और उस पे तेल भी नहीं उड़ा। वो बेहद खुश था। देखिए भाईजान, बहुत अच्छे, ऐसे ही डालो अच्छे से। अब्दुल ने 2-3 और मालपुए डाल दिए और फिर जब उसने खुश होकर एक और मालपुआ डाला
तो फिर से उसके हाथ पर तेल का छींटा पड़ा। आ! या अल्लाह, फिर से? अब्दुल के हाथ में 2-3 फोड़े आ गए थे। वसीम ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह, मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम करना कैसे कर सकता है? तू जाकर काउंटर पर बैठ। जी। अब्दुल काउंटर पर बैठा था और वो सोच रहा था कि कहीं वसीम उसे काम से ना निकाल दे। खैर, खरीदार आते गए। वसीम मालपुए बनाता गया और अब्दुल मालपुए पैक करके खरीदारों को देता गया। वसीम की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक फकीर बाबा आकर बैठे। अब्दुल गौर से उस फकीर को देख रहा था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे और उसका जिस्म भी बहुत कमजोर लग रहा था। क्या हुआ? उस फकीर की हालत देखिए। मुझे अपने गांव के गरीबों का ख्याल हो आया। किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन तो उस फकीर की मदद कर सकता है। जाकर एक मालपुआ उस फकीर को भी दे आ। ठीक है भाईजान। अब्दुल ने एक मालपुआ पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बगैर मांगे तूने मुझे खाना दे दिया। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। अगर अल्लाह मियाँ मेरी बात सुन रहे होते तो मेरा ये हश्र थोड़ी ना होता। ये देखिए, जब भी तेल में मालपुआ डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ जाते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कि कुछ पैसा कमा कर अम्मी अब्बू की मदद करूंगा, लेकिन मालूम नहीं क्या होगा। तू फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक होगा। अब्दुल वापस दुकान की जानिब चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो उसके हाथ पर कोई फोड़ा नहीं था। तेरे हाथ पे 3-4 फोड़े थे, वो कहाँ गए? अभी तक तो थे, यकायक खत्म कैसे हो गए? अब्दुल ने उस फकीर की जानिब देखा और फकीर मुस्कुराने लगा। फकीर के जिस्म के आसपास रोशनी नजर आने लगी। बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में भी हाथ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। वो ज़ईफ फकीर गायब हो गया। अब्दुल और वसीम हैरानी में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो फकीर जरूर कोई पीर थे जिन्होंने तुझे नेमत अता फरमाई है। क्या मैं हकीकत में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? शायद। अब्दुल ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल जरा भी गर्म नहीं लगा। भाईजान, हाथ नहीं जला। क्या? और फिर अब्दुल ने तेल की कड़ाही में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला ही नहीं। वसीम और अब्दुल दोनों हैरान रह गए। अब्दुल अपने हाथ से खौलते तेल से मालपुए निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। वसीम के ग्राहक बढ़ गए। 2 मालपुए। 2 मुझे भी। ये सब तेरी वजह से है अब्दुल। अब्दुल खौलते तेल में हाथ डालता था। ये देखने के लिए खरीदारों का हुजूम लगने लगा। वसीम मियाँ की दुकान चल पड़ी। अब्दुल की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने अम्मी अब्बू को सारे पैसे भेजा करता था और वो खुश था। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी नेमत की वजह से आज मैं अपने सारे फर्ज अदा कर पा रहा हूँ। खौलते तेल में हाथ डालने वाला अब्दुल मशहूर हो गया, जादुई मालपुए वाले के नाम से। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, 1 प्लेट इडली सांभर दे देना। चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई।
अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है, अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए।
ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादू इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए, हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे, आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है। विकासपुर नाम के एक गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही मशहूर डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, ये अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितने का पैसा मिलता है उतना ही डोसा और सामान परोसना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघट लाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में डोसे की हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही धंधा अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसलिए तो ऐसा नौकर है, जरा अपनी अक्ल से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी अक्ल के बारे में कहते रहते हैं। दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघट लाल और रमन में काफी बहस हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है, पर घूंघट लाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें मैं नौकरी से अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी रागिनी को सारी बात कह देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है,
वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं। खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम पड़ जाती थी, इसीलिए बाल्टी बना दी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बेहद खुश हो जाता है कि रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसे की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप हड़बड़ी में फैसला मत कीजिए। और परेशानी पैसों की भी तो है। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ। अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघट लाल का धंधा? जी अब मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा। अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है तो सभी घूंघट लाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। अरे रागिनी तुमने जो बाल्टी आंगन में रखी थी ना उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन का डोसा और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टी में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीजी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघट लाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो। कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के यहाँ से चीज बाल्टी डोसा खाता है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघट लाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघट लाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघट लाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की नाजुक हालत देखकर जमींदार घूंघट लाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज तो या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ।
जमींदार घूंघट लाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण वो पूरे घर के लिए चीजी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का धंधा बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघट लाल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है।